हेलो वैंक्सियंस, मेरे चैनल वंचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप इस एफएफ के पिछले पार्ट्स जरूर देख लें, उसके बाद ही आप ये पार्ट देखिएगा ताकि आपको स्टोरी समझ में आएगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। और अगर आप मेरा चैनल विजिट करें तो मेरा एक एंशिएंट एफएफ द हार्टलेस बिट्रायर भी एक बार जरूर चेक करें। आई एम श्योर वो आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी यू आर माई डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एफएफ की ऑथर हैं वैंक्सियन लविन्स और आप ये स्टोरी यिचन वैंक्सियन फैनफिक पे जा करके पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को किस करने के बाद वांगजी को अचानक ये किस फैमिलियर फील होती है और वो विंग, जो कि अभी भी गुस्से और शौक में उसे देख रहा था, से पूछता है कि क्या वो पहले भी उसे किस कर चुका है। जिसके जवाब में विंग कहता है कि क्या वो उससे मजाक कर रहा है। फिर वांगजी खुद को समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर विंग से पूछता है कि उसमें और फैंग में कौन बेटर है। अब आगे विंग अब समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसा सवाल है कि उसमें और फैंग में कौन बेटर है। वो कंफ्यूज था। फिर भी वो कहता है मिस्टर लैन और मिस्टर फैंग दोनों सक्सेसफुल हैं, इसमें मुझे क्या लेना देना। वांगजी कहता है तुम और वो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हो। ये आदमी बहुत डोमिनेटिंग है। वो और फैंग केवल 2 ही बार काम से मिले होते हैं और वो कहाँ इस पोजीशन में है कि वो ये डिसाइड करे कि वो किसके साथ रहेगा। अब विंग को लगता है कि उसे वांगजी को अंदर ही नहीं आने देना चाहिए था। आखिर उसने ही इस वुल्फ को अपने कमरे में आने दिया। वो कहता है मिस्टर लैन। तभी डोरबेल बजती है। वांगजी उसे टोकते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारा गेस्ट आ गया है। वो कमरे की तरफ चला जाता है। अब विंग उठकर डोरबेल के डोर के सामने खड़ा होता है और वीडियो फोन को ऑन करता है तो देखता है कि फैंग बाहर खड़ा था। एक और परेशानी, उसे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं। अगर फैंग इस टाइम वांगजी को उसके कमरे में देखेगा तो डेफिनेटली इस सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड ही करेगा। वो किसी भी तरीके से फैंग को वापस भेजना चाहता था। वो कॉल पर कहता है मिस्टर फैंग, आपको मुझसे कोई काम था। फैंग कहता है वुशियन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस टाइम पर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन आज पार्टी वाले इंसिडेंट को लेकर मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था। सोचा आई शुड चेक कि तुम ठीक हो ना। फैंग की आवाज़ में चिंता और गिल्ट साफ साफ महसूस हो रहा था। विंग कहता है मिस्टर फैंग, मैं ठीक हूँ और कल सुबह 8 बजे ही मेरी फ्लाइट है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। आपको भी जाकर आराम करना चाहिए। फैंग कहता है ठीक है, फिर कल क्यों ना तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो और फिर मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दूँ। विंग अब थोड़ा अननॉयड फील करता है। वो कहता है मिस्टर फैंग, पार्टी वाले इंसिडेंट में आपकी कोई गलती नहीं थी और होटल ब्रेकफास्ट देता है, तो प्लीज़ आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। फैंग कहता है वुशियन, ये प्रोजेक्ट कम से कम 6 महीने तो लेगा ही, तो क्या तुम मुझसे ऐसे ही फॉर्मल रहोगे। अभी आराम करो और कल हम सुबह मिलेंगे ब्रेकफास्ट पर। और इट्स नॉट मिस्टर फैंग बट फैंग, तुमने प्रॉमिस किया था कि हम फ्रेंड हैं। विंग एक लंबी सांस लेते हुए कहता है ओके फैंग, गुड नाइट। अगर वांगजी यहाँ नहीं होता तो वो डेफिनेटली उसे बाहर जाकर थैंक्स करता, लेकिन वो इस डीमन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था। वो पीछे मुड़ता है तो वांगजी कमरे से बाहर उसके सामने आते हुए कहता है ये फैंग था, तुमने उसे अंदर इनवाइट क्यों नहीं किया। वो अपने नए सूट की टाई ठीक करते हुए कहता है। विंग उसे गुस्से में घूर रहा था।
वो चकल करते हुए कहता है, क्या तुम नाराज हो? और वो दरवाज़ा खोलता है। वो तुरंत बाहर नहीं निकलता, बल्कि दरवाजे पर लीन होकर वो विंग के कान के पास अपना मुंह लाते हुए कहता है, मैं बस अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ। राइट? कौन से राइट? और किसने दिए उसे ये राइट? विंग सच में चिल्लाना चाहता था, लेकिन तभी वो दरवाजे के बाहर एक और शैडो देखता है। अब वांगची और फैंग आमने सामने खड़े थे। अब वो इस सिचुएशन का फैंग को कैसे एक्सप्लेन करेगा? तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? फैंग एक बार वांगची को देखता है, फिर उसकी नज़र विंग पर जाती है जो नाइट पजामा में था। विंग कहता है, मिस्टर लान बस यहाँ से जा ही रहे थे। उसे रोकते हुए वांगची कहता है, तुम तो जा चुके थे ना? फैंग रोज बुके और फ्रूट बास्केट को दिखाते हुए कहता है, मैं इसे दरवाजे पर रखना भूल गया था। वांगची कहता है, मिस्टर जाओ के यहाँ सावर लेने और कपड़े बदलने में मुझे थोड़ा ज़्यादा ही वक्त लग गया। तो वो फ्लर्टियस नज़रों से विंग की तरफ देखता है। विंग उसकी बात को तुरंत क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मिस्टर लान ने मुझे बचाया तो उनको भी चेंज करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि विंग फैंग को कोई सफाई देना चाहता था, बस वो वांगजी के साथ कोई पर्सनल रिलेशन में है ऐसा नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन वांगजी को लगता है कि वो फैंग को जस्टिफाई कर रहा है। वो वांगजी को खुद से अलग रखने के लिए इतना डेस्परेट है मानो वांगजी कोई वायरस हो। वांगजी कुछ कहता तो नहीं, बस उसकी नज़रें फिर से शार्प हो जाती हैं। वो फैंग से कहता है, मिस्टर जाओ को आराम करने देना चाहिए, और क्यों ना हम साथ में एक एक कप कॉफ़ी लें। फैंग विंग को बुके देके वांगची के साथ वहाँ से निकल जाता है। कार में बैठकर फैंग रिलैक्स वे में सीट पर लीन होते हुए वांगजी से कहता है, क्या तुम सच में वूसियन में इंटरेस्टेड हो? वूसियन, नॉट मिस्टर जाओ। क्या तुम दोनों सच में इतने क्लोज हो गए हो? वांगची अपना सूट को एडजस्ट करते हुए पूछता है। फैंग अब विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, ये हमारा प्राइवेट मैटर है। क्या हुआ कि तुम बॉस हो, लेकिन तुम हर चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते ना? वो वांगची की तरफ देखता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस थे। वो कहता है, अगर तुम भी उसमें इंटरेस्टेड हो तो हम फेयरली कॉम्पीट कर सकते हैं। वांगची कहता है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था। अब फैंग थोड़ा अननॉयड होते हुए कहता है, क्यों वो मेरे लिए ठीक नहीं है? मुझे लगता है वो अमेजिंग है। वो एक अच्छा पार्टनर साबित होगा। वांगची उसकी तरफ देखकर कहता है, वो मैरिड है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, फैंग थोड़ी देर एकदम चुप शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा था। फिर हंसते हुए कहता है, वांगची, ये अच्छी बात नहीं है। तुम बस मुझे उससे दूर रखने के लिए ऐसे कहानियां नहीं बना सकते। वांगची कहता है, वो सच में मैरिड है, बस वो और उसका हस्बैंड साथ नहीं रहते, इसीलिए वो सिंगल की तरह लगता है। फैंग अब गुस्से में कहता है, कितना स्कम बैग है वो। वांगची अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुमने स्कम बैग किसको कहा? फैंग को भी ये कोल्डनेस फील हुई थी। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, उसके हस्बैंड को कह रहा हूँ। कैसे वो वूसियन जैसे अच्छे लड़के को छोड़ सकता है, जिसे उसे ट्रेजर की तरह चेरिश करना चाहिए? वो सिंपली पूरे मेन सोसाइटी के लिए एक एम्बैरसमेंट है। अगर मैं वूसियन की जगह होता तो कब का उसे डिवोर्स दे देता या फिर उस पर चीट करता। वांगची के फेस पर डार्क एक्सप्रेशन और गहरे हो गए थे। वो कहता है, उसके हस्बैंड के पास अपने रीज़न होंगे। फैंग, जो बहुत एक्साइटेड था, वांगची के एक्सप्रेशन नहीं देखता और कहता है, क्या रीज़न? ये सब बुलशिट है। मुझे तो लगता है कि उसे नीचे डाउन में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो वूसियन से दूर रहता है। अब वांगची गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है,
ये उसका बिजनेस है। अगर वो ऐसे ही खुश है तो तुम्हें क्यों इंटरफेयर करना है? फैंग कहता है, मैं करूँगा, मैं करना चाहता हूँ। मैं वूसियन को ऐसे मीनिंगलेस रिलेशनशिप में सफ़र नहीं करने दे सकता। वांग जी अब ड्राइवर को रुकने का इशारा करते हुए उससे कहता है, गेट ऑफ। फैंग आश्चर्य से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उतरो या मैं तुम्हें फेंक दूँ। फैंग एम्बैरस था। वो गुस्से में दरवाज़ा खोलकर उतर जाता है और वांग जी की तरफ देखता है। उसे लगता है वांग जी रियली बहुत अनरीजनेबली बिहेव कर रहा है। वांग जी अब गुस्से में उससे कहता है, उसकी शादी अच्छी है और वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करता है और उसे डिवोर्स नहीं देगा। और मैं तुम्हें आखिरी बार एडवाइस कर रहा हूँ, इतनी सारी वुमेन और मेन हैं, तुम्हें उसी के पीछे क्यों हो जो किसी और का है? और फिर कार स्पीड में वहाँ से चली जाती है। फैंग की सिचुएशन उस गेम प्लेयर की तरह थी जो केओ हो चुका था। लास्टली फैंग के स्पीचलेस एक्सप्रेशन वांग जी के लिए बहुत सेटिस्फाइंग थे। वो हल्के स्माइल करता है और कहता है, जाओ वूसियन। इधर बेड पर पड़ा विंग, जो कि सो नहीं पा रहा था, जोर से चीखता है। पक्का वो डीमन वांग जी उसकी बुराई कर रहा होगा। वो बेड पे रोल होते हुए सोचता है। सुबह 3 घंटे की फ्लाइट के बाद विंग तियानजिन एयरपोर्ट पर जब अपनी लगेज लेके बाहर आता है तो अपनी डॉटर को लू के साथ देखता है, जिसके हाथ में एक होल्डिंग थी जिस पर लिखा था, मोस्ट ब्यूटीफुल, स्वीटेस्ट एंड कैपेबल मदर। फई उसकी तरफ देखकर वार्मली हंसती है। जुआन लू जिसने फई का हाथ पकड़ा था उसे देखकर मुस्कुराती है। वो जल्दी से दोनों के पास जाता है और फई को हग करते हुए लू से कहता है, पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करता लू। आई कांट ट्रस्ट एनीवन फॉर माई एंजल। लू कहती है, विंग, फई मेरी भी बेटी जैसी है, तो तुम ये फॉर्मेलिटी मत करो, इसकी ज़रूरत नहीं। पिछले 5 सालों में लू ने उनकी फैमिली की तरह ही उनका साथ दिया। जब 3 साल पहले फई बहुत बीमार हो गई थी, विंग समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे अचानक मिस्टर मेंग्याओ मिलते हैं, जो उसे एक शादी के कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर कर देते हैं और बदले में $1 मिलियन का चेक भी। फई को बचाने के लिए विंग को खुद को 3 सालों के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में सेल करना पड़ता है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस शादी से उसे बहुत अफेक्ट नहीं हुआ और उसकी डॉटर की लाइफ में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन अब जब 3 सालों में कुछ महीने ही बचे थे, उसको लास्ट नाइट मिस्टर याओ का एक मैसेज आया कि उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं भूलना चाहिए। वो एक मैरिड मैन है और उसे अपना पोजीशन और वर्चू नहीं भूलना चाहिए। तभी फई कहती है, मेरे लिए अपनी मम्मी को अकेला देखना बहुत हार्ड है। मुझे शादी करने से पहले अपनी मदर के लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा। फई का सीरियस लुक देखकर विंग अपनी कॉफ़ी स्प्लिट कर देता है। फई आगे कहती है, मैंने जिन हैंडसम अंकल की बात की थी उनका क्या हुआ? मैंने कहा था उनकी फ़ोटो लेने को, लाओ दिखाओ मुझे। विंग कहता है, वहाँ कोई हैंडसम अंकल नहीं था, बस वियर्ड अंकल थे। फिर वो फई को शॉर्ट वीडियो दिखाता है जो उसने फई की जिद पर लिया था। लू अब उससे सीरियसली पूछती है, विंग, क्या तुमने अभी भी सिंगल रहने का ही सोचा है? क्या तुम अभी भी अपना पास नहीं भूल पाए हो? विंग कहता है, हाँ, मैं नहीं भूल पाया हूँ। लू कहती है, 5 साल हो गए हैं विंग, तुम भी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। विंग, जिसकी आंखें अचानक नफरत से चमक गई थी, कहता है, हाँ, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो मेरे साथ किया है उसका उन्हें पे करना होगा। वो मेरे सेक्रीफाइस पर
ऐसे मुझे रॉन्ग करके नहीं जी सकते। लू कहती है, तो क्या तुम वापस चांगकिंग जाने का सोच रहे हो? विंग हाँ में आंसर करता है और कहता है, ग्रैंड माँ के 80th बर्थडे पर मैं वहाँ जाऊँगा। तभी फई उसे फ़ोन में वांगजी को दिखाते हुए कहती है, ये अंकल हैंडसम है। विंग उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहता है, लेकिन ये अंकल मैरिड है। फई पाउट करते हुए कहती है, ओ नो, मुझे ये पहले ही साइट में अच्छे लगे। विंग उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है। वो सोचता है, क्या वांगजी को अगर पता होता कि फई उसकी बेटी है तो वो उससे फई की कस्टडी बैटल लड़ता? क्या वो फई को उससे छीन लेता? फिर वो एक राहत की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा है अगर उसे कभी पता न चले और फई हमेशा उसके पास रहे। वो तीनों घर आते हैं। विंग आराम करता है और फई और लू साथ में ड्राइंग करती हैं। लू के जाने के बाद विंग उठकर फई के पास आता है तो फई कहती है, मुझे होमवर्क में फैमिली पिक्चर बनानी थी, वो मैंने ड्रॉ किया। विंग देखता है तो उसमें एक तरफ उसने खुद को और उसे ड्रॉ किया था और बगल में नाइट स्काई बना करके उसमें एक बड़ा सा स्टार। वो विंग को स्टार दिखाते हुए कहती है, ये मेरे पापा हैं। आप कहते हो ना पापा स्टार बन गए। विंग को अब अपनी बेटी के लिए बुरा लगता है। वो कहता है, क्या फई पापा को मिस कर रही है? फई कहती है, नहीं, फई फादर के साथ खुश है। विंग अपनी एंजल की फीलिंग्स समझ सकता था। उसे बुरा लगता है। अब महीनों बाद थिएटर प्रोजेक्ट की एक ग्रैंड सेरेमनी होती है जिसमें प्रोजेक्ट इंचार्ज बीजिंग से आने वाले होते हैं। यूचेन अभी भी हॉस्पिटल में होने के कारण विंग को सेरेमनी में पूरा टाइम प्रेजेंट रहना था और वांगजी का पर्सनली वहां आना लियो ग्रुप के लिए किसी ऑस्कर अवार्ड मिलने जैसा था। सीओ डोंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों ग्रुप के सीईओ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और शाम के बैंक्वेट के लिए सभी एम्प्लॉय वांगजी की होस्ट टीम में रहने के लिए अपना बेस्ट ट्राई कर रहे थे, स्पेशली फीमेल स्टाफ। विंग जो बचने की कोशिश कर रहा था, सबसे पहला नाम लिस्ट में उसका ही था। शाम की पार्टी के वेन्यू पर सबसे लास्ट में वांगजी अपने असिस्टेंट फैंसिंग के साथ एंटर करता है। वो उस किंग की तरह लग रहा था जिसके आते ही सभी बस उसकी तरफ ही देखते हैं। वांगजी की नज़रें सबसे होकर विंग पर पड़ती हैं। सीओ डोंग पर्सनली अपने बगल में उसके लिए चेयर पुल करते हैं, लेकिन वांगजी विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं विंडो की बगल में बैठना पसंद करता हूँ। और ना चाहते हुए भी विंग को खड़े होकर अपने बगल की चेयर उसके लिए पुल करनी पड़ती है और सीओ डोंग भी आकर उसकी फ्रंट वाली सीट पर बैठ जाते हैं। वांगजी अब विंग की तरफ बिना देखे कहता है, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो कि फैंग की जगह मैं आया? ये सच था कि विंग उसे बहुत देखना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये बात कह तो नहीं सकता था। वो कहता है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर लैन। वांगजी कहता है, फैंग को और इम्पोर्टेंट काम थे तो मैं ही अब ये प्रोजेक्ट हैंडल करूँगा। विंग के पास अब कहने को कुछ नहीं था। वो कहता है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड मिस्टर लैन। वांगजी अपनी वाइन ग्लास की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मिस्टर जाओ सिंसियर नहीं लग रहे। विंग अब उसकी वाइन ग्लास में वाइन पोर करता है और अपनी ग्लास में भी और कहता है, चीयर्स मिस्टर लैन, और एक ही बार में पूरी वाइन पी जाता है। वांगजी अब सेटिस्फाइड दिख रहा था। वो एलिगेंटली अपनी वाइन ग्लास से वाइन पीता है। विंग उसे देखता है, गॉड ने उसे इतना हैंडसम क्यों बनाया? उसकी नज़रें वांगजी की आंखों पर जाती हैं। फई की आंखें एकदम वांगजी जैसी थी। वांगजी कुछ दिनों के लिए शहर में रुकने वाला था, तो क्या उसे फई को छुपा देना चाहिए या फिर फई के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, जिससे फई को वो फादरली लव मिल सके
जो वो डिज़र्व करती है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए विंग अपनी ग्लास में फिर से वाइन पोर करता है और उसे पूरा पी जाता है। उसका ये बिहेवियर वांग जी की नज़रों से नहीं बचता। वो पूछता है, मिस्टर जाओ, क्या आप ठीक हैं? विंग कहता है, आई नीड टू गो वॉशरूम, और वहाँ से चला जाता है। अभी वो दरवाजे पर ही था कि अंदर से कुछ एम्प्लॉय की बातें सुनता है। सियो डोंग ने मिस्टर लैन को मेरे बगल में बैठने के लिए सारी अरेंजमेंट की थी, लेकिन वो जाके उस जाओ के बगल में बैठ गए। पहले इस जाओ ने यूचैन को सेड्यूस किया, फिर अब मिस्टर लैन को। बस लोगों के साथ सो के वो आगे बढ़ना चाहता है, जैसे कोई स्लट या वोर। विंग दरवाज़ा खोलता है और कहता है, अपने छोटे कपड़े में क्लीवेज दिखाने से मिस्टर लैन तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो टैलेंट डेवलप करो या फिर वोरिंग का नया तरीका ढूंढो। बट ट्रस्ट मी, चाहे तुम नेकेड घूमो या बैक बीचिंग करके तुम्हारा मुंह थक जाए, मिस्टर लैन तुम पर ध्यान नहीं देंगे। वो गुस्से से बाहर आता है। वो जनरली लोगों को ऐसे आंसर नहीं करता, बट आज शायद वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो आगे बढ़ता ही है कि लियो ग्रुप का एक क्लाइंट मिस्टर मो उसे आवाज़ देता है, मिस्टर जाओ, लॉन्ग टाइम नो सी। वो उसके पास आते हुए कहता है, मिस्टर जाओ, आप पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं। वो एक फेमस पॉवर्ड था। पास्ट में विंग उसे हमेशा उसकी वाइफ के साथ ही इनवाइट करता था। विंग कहता है, मिस्टर मो, आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मेरे क्लाइंट मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी बाद में आपको और सिस्टर इन लॉ को लंच पर इनवाइट करूँगा। मो कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं, आप बस मेरे साथ 2 ड्रिंक लीजिए। मिस्टर जाओ, वो विंग के क्लोज आकर कहता है, यू स्मेल वेरी नाइस। विंग दूर हटते हुए कहता है, मिस्टर मो, आपको दूसरों से एक रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखना चाहिए। आप मैरिड हैं। बट मिस्टर मो शायद शराब के ज़्यादा ही नशे में था। वो विंग को वॉल पर पुश करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ आज सो भी जाऊं तो मेरी बीवी कुछ नहीं कर सकती। विंग को अब बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है। मो उसके बहुत क्लोज था। वो उसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, यंग लोगों को अच्छा ही स्मेल करना चाहिए। विंग बहुत हर्ट फील कर रहा था। वो उसे पंच मारना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो इस नौकरी को खतरे में नहीं डाल सकता था। उसका सिर मानो स्पिन कर रहा हो। फिर भी वो मिस्टर मो को पुश करने ही वाला होता है कि वो देखता है कि मो दर्द से पिग की तरह चीखता है। सामने वांग जी ने मो का हाथ पकड़ा था। वो उसे वाइल्डली पुश करता है। मो जाकर जमीन पर गिरता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेन को टच करने की। वो उसे एक लात मारता है। सामने से फेंसिंग उसे टिश्यू पेपर देता है। वो कोल्डली अपना हाथ पोंछकर टिश्यू मुंह के ऊपर फेंकते हुए विंग की तरफ देखता है। विंग को वो उस हैंडसम गॉड जैसा दिख रहा था जो उसका सेवियर बनके वहां अपीयर हुआ था, लेकिन उसका सिर अभी भी स्पिन कर रहा था। उसे अपने लोअर अबांडन में शार्प पेन फील होता है। वो अभी भी शॉक्ड वांग जी को देख रहा था। वांग जी फेंसिंग से कहता है, गेट द सीसीटीवी फुटेज और इसे पुलिस को दे दो। वो फिर विंग की तरफ देखता है जो अभी भी शॉक में था। वो कहता है, क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा है? विंग अब अपना स्टमक पकड़कर दीवार के सहारे बैठते हुए कहता है, नो। उसके चेहरे पर पेन और अनॉइंगनेस क्लियरली विजिबल था। वांग जी विंग की कंडीशन देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और मुंह की तरफ देखकर कहता है, अगर इसे कुछ हुआ ना तो तुम्हारी पूरी फैमिली जेल में तुम्हें कंपनी देगी। वो विंग को कमर से पकड़ता है। विंग उसके कंधे पर लीन हो जाता है। उसका सिर वांग जी के चेस्ट पर था।
वांग जी देखता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से पेल हो गया था। वांग जी अब उसे जल्दी से बाहर लेकर आता है और टैक्सी रोककर टैक्सी में विंग को बैठाता है। कोल्ड स्वेट से विंग का पूरा चेहरा भीग गया था। वो फिर विंग से पूछता है, तुम ठीक हो? विंग कुछ नहीं कह पाता, वो पेन में था और वांग जी की चेस्ट में उसे सिक्योर फील हो रहा था। 5 सालों बाद पहली बार वो किसी पर डिपेंड होना चाहता था। वांग जी कहता है, डोंट वरी, हम जल्दी ही हॉस्पिटल होंगे। उसकी आवाज़ में एक अनयूजुअल वरीडनेस थी। वो जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वांग जी डॉक्टर को बोलता है, ये इमरजेंसी है। नर्स उसकी तरफ भागकर आती है। वो थोड़ी देर के लिए उसे देखते ही रह जाती है। वांग जी कहता है, मैंने कहा ये इमरजेंसी है। नर्स अब विंग को कमरे में ले जाती है। दूसरी नर्स उससे पूछती है, इन्हें क्या हुआ? वांग जी ने रास्ते में विंग को अपना स्टमक पर बार बार हाथ ले जाते देखा था। वो कहता है, शायद स्टमक पेन। वो नर्स अंदर चली जाती है। तीसरी नर्स उसे रजिस्ट्रेशन स्लिप देते हुए कहती है, प्लीज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए। वांग जी के फेस को देखती है, फिर कहती है, सर क्या आपको पानी चाहिए? वांग जी पानी लेते हुए थैंक्स कहता है। नर्स फिर पूछती है, क्या ये आपकी बॉयफ्रेंड है? वांग जी उसको कोल्डली देखता है। वो थोड़ी स्टार्लिट थी और सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगती है। वांग जी कहता है, नहीं, मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो दोस्तों, ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।